हाय फ्रेंड्स, आज जो एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है ये हमारा 2 होने वाला है। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले से वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखना है। इससे यह होगा कि आपका एग्जाम में जो है प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। देखो, यह अनुच्छेद 23 करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रदान करता है। लेकिन भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, इसमें जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखो ये सब फैक्ट को याद रखना। इसमें जो है मौलिक अधिकार को मतलब जो है इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसमें अनुच्छेद 23 जो होता है, ये 23 जो है ना शोषण के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। इसके तहत मानव जिसके तस्कीर, बलात्, शर्म, बिगाड़ क्या कहते हैं प्रतिबंध आरोपित किया गया है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस सब फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो वो जब भी प्रैक्टिस सेट लगाए, ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है किसी अस्थायी जगह पर बैठ जाए, उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न है, 2 नंबर की निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में यानी कि तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले एथलीट थे। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहली एथलीट थे। देखो दिए गए यदि हम विकल्प के अनुसार हम बात करें तो भवानी देवी, क्या है कि भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले एथलीट थे। यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भवानी देवी हो जाएगा। लेकिन भवानी देवी ने जो है टोक्यो ओलंपिक में यानी कि क्या कहते हैं ट्यूनीशिया की तलवारबाजी यानी कि नदियों बेन अजीज पर यानी कि 15 से 3 क्या है कि 15 से 3 इफ्तार जीत दर्ज का मतलब जो है इतिहास रचा था। ठीक है, तो ये सब फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और इसका एग्जाम जो ये 2 मई से और उसके बाद 20 मई तक जो कि चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी यानी कि जल निकासी घाटी यानी कि अफवाह बेसिन है। देखो कि प्रायद्वीपीय नदी यानी कि गोदावरी में सबसे बड़ी यानी कि जल निकासी घाटी है गोदावरी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका गोदावरी यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। देखो दक्षिण की गंगा के नाम से प्रचलित गोदावरी नदी का उद्गम यदि महाराष्ट्र के नासिक जिला में अवस्थित यानी कि एक जो क्या कहते हैं एक मतलब जो है ना यगमकेश्वर पहाड़ी होता है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई यदि हम बात करें तो 1465 किलोमीटर होता है जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। और इसकी सहायक नदी की हम बात करें जैसे पूर्णा, मंजारा, पेनगंगा ये सब हो गया और इंद्रावती हो गया और सबरी हो गया, तो ये सब नदी जो इसकी सहायक नदी होती है। ठीक है, तो इस फैक्ट को ही याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में क्षुद्रांत यानी कि छोटी अंत यानी कि कुंडलित होती है और लगभग भी लंबी होती है। देखो मनुष्य में क्षुद्रांत जो है छोटी अंत यानी कि कुंडलित होती है और जो कि लगभग मतलब इसकी 7 से लेकर के 7.5 मीटर लंबी होती है। यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है और कुंडलित हिस्सा होती है जो कि छोटी आंत में यानी कि ट्रिप्सिन नामक एक पाचक एंजाइम प्रोटीन को तोड़कर भोजन पचाने में जो क्या करती है तो सहायता करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 5 नंबर प्रश्न की तंजौर यानी कि बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी। देखो तंजौर बाला सरस्वती जो ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बात करें कि तंजौर बाला सरस्वती ये वर्ष 1918 में, कब ये 1918 से लेकर 1984 तक
ठीक है। 84 का संबंध यानी कि चेन्नई जैसे तमिलनाडु से था, लेकिन ये भरतनाट्यम की मतलब विख्यात जो है ना ये क्या कहते हैं नृत्यंगना थी। ये पहली ऐसी नृत्यंगना थी कि जिन्होंने दक्षिण भारत से भारत क्या कहते हैं बाहर भरतनाट्यम का मतलब जो है प्रस्तुतिकरण किया था, जो कि वर्ष 1934 में कलकत्ता कलकत्ता में अपनी पहली प्रस्तुति से यानी कि दर्शकों को ने क्या किया तो भाव विहार किया, और जबकि भरतनाट्यम को अन्य भागों में भी प्रचलित किया गया है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। चैत्य का अर्थ जो है निम्नलिखित में से क्या है। देखो ये इसका अर्थ जो होता है तो इसका अर्थ होता है कि प्रार्थना कक्ष। क्या होता है इसका अर्थ जो होता है ये प्रार्थना कक्ष होता है। तो बौद्ध वास्तुकला में चैत्य उस स्थान को कहा जाता है जिसमें कि उपासना के लिए यानी कि स्तूप यानी कि प्रतिष्ठापित होते हैं, लेकिन सामान्यतः चैत्य में बुद्ध या बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को अवशेषों को रखा जाता है। जहां भी चैत्य की मतलब स्थापना होती थी उसके समय यानी कि क्या कहते हैं विहारों का भी निर्माण किया जाता था, जिसमें भिक्षुओं का निवास क्या कहता था निर्मित मतलब होता था। ठीक है, भिक्षुओं का निवास भी वहां पर निर्मित होता था। तो ये सब फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए देखिए जब भी वीडियो देखिए तो अस्थायी होकर देखिए। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर कि भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश क्या कहते हैं संवर्धन एजेंसियों यानी कि DIPA स्थापित की है। देखो भारत के उड़ीसा राज्य ने जिला निवेश यानी कि संवर्धन एजेंसी DIPA स्थापित की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा राज्य की सरकार द्वारा राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और बेहतर सुविधाओं के निर्माण में मदद करने के उद्देश्य से मार्च 2021 में ठीक है मार्च 2021 में 30 जिलों में जिला निवेश यानी कि समर्थन एजेंसी DIPA ठीक है स्थापित करने का निर्णय किया गया है, और यह जिलाधिकारी के नेतृत्व निर्देशन और मार्गदर्शन में यानी कि पेशेवर टीमों को सहयोग से मतलब जो इसको संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है। इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है निर्मित करती है। देखो लूनी नदी ऐसी नदी है जो कि राजस्थान में सबसे बड़ा और नदी जो कि क्या करता है निर्मित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है, और ये लूनी नदी जो होता है इसका उद्गम यदि हम बात करें तो अरावली रेंज में अवस्थित नाग पहाड़ी से होता है। ठीक है, और अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर यह नागौर जैसे जोधपुर क्या कहते हैं बाड़मेर पाली और जालोर जिलों से गुजरते हुए कच्छ के रण में मतलब विलुप्त हो जाती है। इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो 511 किलोमीटर है। ठीक है, 511 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 9 नंबर के निम्नलिखित में से किसने 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था। निम्नलिखित में से किसने 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में जो है संबोधित किया था। तो देखो इसका सही आंसर की हम बात करें तो ये देखो क्या कहते हैं कि बद्रुद्दीन तेजवत ने ठीक है 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में जो संबोधित किया था, कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। देखो प्रसिद्ध वकील समाज सेवी यानी कि राजनीतिक क्या कहते हैं बद्रुद्दीन तेजवत का जन्म इसका जन्म की हम बात करें तो 1844 में ठीक है, जिसकी तत्कालिक बम्बई यानी कि प्रांत में हुआ था, और अपने समकालीन यानी कि फिरोज शाह मेहता दादा भाई नौरोजी और उमेश चंद्र बनर्जी के संपर्क में आने के पश्चात उन्होंने भारतीय राजनीति में भाग लेना जो कि शुरू किया था, लेकिन उन्होंने समाज सेवी के रूप में इस्लाम धर्म में सुधार के लिए मतलब अंजुमन और इस्लाम नामक संस्था भी बनाई थी, और इनमें 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर में प्रश्न है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा में भारत आया था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत आया था यानी कि कब आया था। देखो पुर्तगाली ये खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। 1498 ईस्वी में जो कि भारत आया था, कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो वास्को डी गामा 1469 से लेकर 1524 ईस्वी में उसने मतलब पुर्तगाली सम्राट के आदेश के बाद नए क्षेत्रों की खोज के लिए मतलब यात्राएं जो है प्रारंभ की थी, लेकिन प्रारंभिक कुछ असफलताओं के पश्चात 1498 ईस्वी में यह केरल के कालीकट स्थान पर पहुंचा था, लेकिन
क्या कहते हैं, जमोरिन शासक ने इसका स्वागत किया था। कौन किया था, तो जमोरिन किया था। यही प्रश्न पूछता है कई बार एग्जाम में कि जो मतलब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था तो वहां पर इसका स्वागत जो है किसने किया था, तो वहां पर जो इसका स्वागत किया था एक जमोरिन नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, तो स्वागत किया था। लेकिन 1502 ईस्वी में 1502 ईस्वी में और वास्को डी गामा भारत वापस लौटा, लेकिन तत्कालिक पुर्तगालिक शासक ने वर्ष 1524 ईस्वी में उसे भारत में पुर्तगाल का वायसराय नियुक्त किया गया। लेकिन 24 दिसंबर 1524 में कोचीन में ही उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 11 नंबर प्रश्न है कि कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया था। देखो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने पटना यानी कि पायरेट्स टीम को हराया था। इनकी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बीबो द्वारा मतलब प्रायोजित यानी कि कबड्डी लीग सीजन 8 में दबंग दिल्ली केसी ने पटना पायरेट्स पर यानी कि 27 क्या कहते हैं 37 से जीत यानी कि हासिल की है। और इसका आयोजन जो कि है कहा कहते हैं मतलब 25 फरवरी क्या है कि 25 फरवरी 2022 को यानी कि शेराटन ग्राउंड यानी कि कन्वेंशन सेंटर बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, तो ये जगह का नाम भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 12 नंबर प्रश्न है कि अनफिनिश्ड यानी कि मैं डैश की आत्मकथा है। डैश की आत्मकथा है। देखो अनफिनिश्ड एक मतलब क्या है, एक मेयर प्रियंका यानी कि प्रियंका चोपड़ा जोनस की मतलब आत्मकथा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा जोनस की। ठीक है, लेकिन हम बात करें कि प्रियंका चोपड़ा ने जो है कोविड-19 के दौरान 6 महीनों के मतलब पृथकावास में अपने जीवन पर मतलब आधारित किताब क्या कहते हैं अनफिनिश्ड मयंबर की रचना की। और इसकी पुस्तक में उन्होंने भारत में बताया कि अपने बचपन अमेरिका प्रवास के अनुभव एवं सौंदर्य प्रतियोगिता यानी कि समेत अपने फिल्मों यानी कि जीवन पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 13 नंबर प्रश्न है कि मृदा रहित कृषि को कहा जाता है। मृदा रहित कृषि को जो है क्या कहा जाता है। देखो मृदा रहित कृषि को जो है ना हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। देखिए हम बात करें कि कृषि की एक ऐसी पद्धति जिनमें ना तो मिट्टी की आवश्यकता होती है और ना ही ज्यादा जल की मतलब होती है, तो इसे जो है ना हाइड्रोपोनिक्स कृषि कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि मतलब वैसे मतलब पद्धति जिसमें ना तो मिट्टी का उपयोग किया जाता है और ना ही जल का उपयोग किया जाता है, उसी को कहा जाता है क्या कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, और कृषि इसमें मिट्टी की जगह यानी कि कंकड़ मिट्टी की जगह पर जो है यहाँ पर कंकड़ या बालू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आधुनिक तकनीक पर आधारित कृषि है, लेकिन आजकल शहरों में इसका प्रचलन काफी अधिक है। एक बार कई स्थानों पर यानी कि व्यावसायिक लाभ हेतु लगभग इसका उपयोग जो है कर रहा है आदमी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से की अवधि के लिए पद धारण करता है। पद जो है ये धारण करता है। देखो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। लेकिन भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, ठीक है 52 आर्टिकल जो है ये 52 से लेकर 78 तक, और भाग यदि हम भाग की बात करें तो भाग 5, ठीक है भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक यानी कि संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। संविधान में यह उल्लिखित है कि वह पुनः निर्वाचित होने की मतलब योग्यता रखता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। देखो यह बायोफाइटस को कहा जाता है। ठीक है, बायोफाइटस को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बायोफाइटस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है। निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है ये माना जाता है। पदार्थ की
देखो यह जो है ना बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट को माना जाता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न 17 नंबर की ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो वह कहलाती है। तो वह जो क्या कहलाती है? देखो ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष को कुछ महीने के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो उसको हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, तो वो मौसमी बेरोजगारी यानी कि सामान्यतः कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन कृषि के मौसम में यथा क्या कहते हैं बुवाई, कटाई, जुताई, भंडारण आदि के समय में इन्हें रोजगार प्राप्त होता है, लेकिन कृषक कार्य समाप्त होते ही ये बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर की है कि इनमें से किस चोल शासक ने यानी कि तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में इनकी बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण जो है करवाया था? देखो चोल शासक राजा प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि राजा प्रथम ने जो है करवाया था। देखो राजा प्रथम ने 985 से 1014, ठीक है, प्रसिद्ध चोल शासक यानी कि प्रांतिक द्वितीय का उत्तराधिकारी था और इसने तत्कालिक दक्षिणी स्वतंत्र राज्यों पर विजय जो है ना अभियान चलाया और उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और क्या कहते हैं पांड्य राज्य को विजित करने के उपरांत में इसने श्रीलंका एवं मालदीव जैसे सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। इसने और क्या क्या कहते हैं जैसे चोल, मातरंड और जैनोगोंड और रविकुल और क्या कहते हैं माणिक जैसे भारी भरकम उपाधियों धारण किया था, लेकिन दरबार शैली में इसने तंजौर में विश्व प्रसिद्ध यानी कि राजराजेश्वर यानी कि बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर की निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यानी कि सितार वादक है? देखो यदि हम दिए गए विकल्प के अनुसार हम बात करें तो क्या कहते हैं अनुष्का शंकर एक क्या है प्रसिद्ध सितार वादक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अनुष्का शंकर। क्या हो जाएगा? ये अनुष्का शंकर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो अनुष्का शंकर प्रसिद्ध यानी कि सितार वादक यानी कि रवि शंकर की पुत्री है। ठीक है, क्या है? ये रवि शंकर की पुत्री है, लेकिन इसका जन्म की हम बात करें तो 1981 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1981 ईस्वी में लंदन में हुआ है। ठीक है, और इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी कि सितार वादक के लिए कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जा चुका है, लेकिन विश्व संगीत श्रेणी में तीसरे एल्बम के लिए वर्ष 2003 में इन्हें ग्रेमी पुरस्कार के लिए जो है नामांकित इसको जो है किया गया था। ठीक है, 2003 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है मनाया जाता है? असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है मनाया जाता है, ये बताना है। देखो असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर माघ बिहू त्योहार मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन असम के लोगों द्वारा प्रकृति और ईश्वरी की संपत्ति यानी कि फसल त्योहार माघ बिहू प्रत्येक वर्ष यानी कि 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय यानी कि सेवाएं प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? देखो उसको जो है ना सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है, ये बताना है। कुल प्रजनन दर जो है ये कितनी है? देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर जो है यह कितना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.1 से 2.9%। ठीक है, लेकिन प्रजनन दर से अभी पारे बच्चे पैदा कर सकने की आयु 15 से 45 वर्ष वाले प्रति यानी कि 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या है। लेकिन जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए भारत सरकार ने इसे वर्ष 2045 तक 2.1 के स्तर पर लाने का लक्ष्य घोषित किया था, परंतु दुर्भाग्य वर्तमान में यह 2.8 है। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर की, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 में यानी कि पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 सर्वश्रेष्ठ महिला यानी कि पदार्पण पुरस्कार जीता है, ये बताना है। देखो अवनी लेखरा ने क्यों जीता है, ये अवनी लेखरा ने जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। इसका यदि हम जन्म की बात करें तो 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 2001 को हुआ था, ठीक है, जो कि राजस्थान के जयपुर में हुआ था। और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक स्पोर्ट्स वर्ष 2021 में चीन की निशानेबाजी जंग यानी कि कूपिंग को हराकर शूटिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 24 नंबर की, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया था। देखो बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बोध गया में किया था। लेकिन बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। और ये शाक्य वंश से संबंधित है और अतः इसे क्या कहते हैं, शाक्य मुनि के नाम से भी संबोधित किया गया है। बिहार के गया जिला में स्थित बोध गया, ठीक है, इन्हें वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ था। लगभग 400 लगभग क्या कहते हैं 483 ईसा पूर्व यानी कि 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को उत्तर प्रदेश की कुशीनगर स्थान पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ये सब फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि मोहिनी आट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। मोहिनी आट्टम जो है यह किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। देखो मोहिनी आट्टम भारतीय राज्य केरल की शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केरल की। लेकिन मोहिनी आट्टम केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका मंचन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ में यह नृत्य कथकली से भी प्राचीन है। इसकी विषय वस्तु यानी कि प्रेम एवं भगवान के प्रति यानी कि क्या कहते हैं संपन्न है। लेकिन इस नृत्य के नायक यानी कि भगवान विष्णु या कृष्ण होते हैं। एक कथा के अनुसार क्या कहते हैं कथा के अनुसार कि समुद्र मंथन में मिले अमृत को मतलब क्या कहते हैं वितरित करने के लिए भगवान विष्णु के द्वारा मोहिनी का रूप धारण किया गया था। लेकिन वैष्णव परंपरा में इसे ही मतलब मोहिनी आट्टम का रूप दे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मोहिनी आट्टम इसका रह गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और दूसरों को भी ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।